नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे हिस्से की यात्रा करेंगे जो फिलहाल चर्चा के केंद्र में है। यह जगह है राजस्थान का बारां जिला और विशेष रूप से इसका शाहबाद क्षेत्र। यहाँ एक बहुत ही जटिल स्थिति बनी हुई है। एक तरफ है प्रकृति का हजारों साल पुराना इकोसिस्टम जो हमारी हवा और पानी के लिए जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ है आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा और ग्रिड को स्थिर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अक्सर ऐसी कहानियों में हम सही और गलत ढूंढने लगते हैं। कोई कहता है विकास रुकना नहीं चाहिए, तो कोई कहता है जंगल कटना नहीं चाहिए। लेकिन आज का यह वीडियो किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है, न ही हम यहाँ किसी पर आरोप लगाएंगे। हमारा मकसद है समझना। हम गहराई से समझेंगे कि शाहबाद का जंगल असल में क्या काम करता है, और साथ ही यह भी समझेंगे कि यहाँ प्रस्तावित 1800 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से कैसे काम करता है और देश को इसकी जरूरत क्यों है। क्योंकि जब तक हम दोनों पक्षों को पूरा नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते। चलिए तथ्यों का विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन को समझते हैं। शाहबाद का जंगल राजस्थान के पूर्वी हिस्से में मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भौगोलिक रूप से यह हाड़ौती का पठार और विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल है। यह कोई समतल जमीन नहीं है। यहाँ ऊंची पहाड़ियाँ हैं, गहरी घाटियाँ हैं और पथरीले पठार हैं। यही भौगोलिक बनावट इस जंगल को इतना खास बनाती है। तो सबसे पहले हम इसमें जल तंत्र की बात करते हैं। इस जंगल का सबसे महत्वपूर्ण काम है पानी का प्रबंधन। यहाँ राजस्थान के अन्य हिस्सों की तुलना में अच्छी बारिश होती है। यह जंगल एक विनाश प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करता है। जब बारिश होती है तो घने पेड़ और उनकी जड़ें पानी को बहने से रोकती है, जिससे वह जमीन के अंदर रिसता है और भूजल को रिचार्ज करता है। यह क्षेत्र कूनो नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे सीप नदी के लिए प्रमुख कैचमेंट एरिया है। अगर यहाँ जंगल न हो तो बारिश का पानी मिट्टी को काटकर सीधे बह जाए और जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो वनस्पति, वैज्ञानिक रूप से इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा धोक के पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा महुआ, खेर और तेंदू के पेड़ भी बहुत आयात में पाए जाते हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि यह जंगल एक औषधीय खजाना है। यहाँ 450 से अधिक प्रजातियों के पौधे मिलते हैं, जिनमें सतावर, सफेद मूसली और गिलोय जैसी जड़ी बूटियां शामिल है। स्थानीय आदिवासी जनजाति सदियों से अपनी पारंपरिक चिकित्सा के लिए इन्हीं पौधों पर निर्भर रही है। अब तीसरी बात करें अपन वन्य जीव और कॉरिडोर। इकोलॉजिस्ट के लिए यह जंगल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक कॉरिडोर का काम करता है। मैप पर देखिए, यह जंगल मध्य प्रदेश के कुरू नेशनल पार्क और राजस्थान के अभयारण्यों के बीच एक पुल है। जानवर सरहदों को नहीं जानते। बाघ, तेंदुए और भालू इसी जंगल के रास्ते एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। यह उनकी जेनेटिक विविधता बनाए रखने के लिए जरूरी है। और अंत में कार्बन सिंक हाई कोर्ट के एक हालिया आदेश में नोट किया गया डाटा बताता है कि शाहबाद का वन क्षेत्र लगभग 22.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में यह एक बहुत बड़ी प्राकृतिक सेवा है। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। परियोजना, इस क्षेत्र में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा 1800 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। अक्सर लोग इसे सामान्य बांध समझ लेते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह अलग है। इसे आप दुनिया की सबसे बड़ी वाटर बैटरी समझ सकते हैं। यह काम कैसे करता है? इस तकनीकी में 2 जलाशय बनाए जाते हैं, एक पहाड़ी के ऊपर और एक पहाड़ी के नीचे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है चार्जिंग। दिन के समय जब सूरज चमकता है तो सोलर एनर्जी का उपयोग करके पानी को नीचे से ऊपर वाले जलाशय में पंप किया जाता है। और जब शाम को या रात में जब सोलर एनर्जी नहीं होती तो हमारे घरों में बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है। तब ऊपर से पानी को नीचे गिराया जाता है और यह पानी टरबाइनों को घुमाता है, जिससे बिजली बनाता है। तो इसकी जरूरत क्यों है?
भारत तेजी से सोलर और विंड एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सूरज रात में नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं चलती। ऐसे में अगर बादल आ जाए या हवा रुक जाए तो ग्रिड फेल हो सकता है। इस समस्या का समाधान है स्टोरेज। यह प्रोजेक्ट एक शॉक एब्जॉर्ब की तरह है। यह ग्रिड को स्थिर रखता है और ब्लैकआउट के से बचाता है। यह प्रोजेक्ट क्लोज लूप ऑफ स्ट्रीम है, यानी इसमें पानी को बार बार रीयूज किया जाता है, जिससे लगातार नदी के पानी की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसपे लगभग 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इसके बनने में 4 से 5 साल का समय लगता है। इसके लिए एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां 2 जलाशयों के बीच अच्छी खासी ऊंचाई हो और शाहबाद की भौगोलिक स्थिति जहां पहाड़ियां और पठार हैं, इंजीनियरिंग के लिहाज से इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। तो अब जब हम दोनों पक्षों को समझ चुके हैं, तो आइए उस जटिलता को देखें जो आज हमारे सामने खड़ी है। यहाँ कोई विलेन नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं हैं जो एक ही जमीन के टुकड़े पर टकरा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जमीन का उपयोग। प्रकृति के लिए यह जमीन एक इकोसिस्टम है। यहाँ पेड़ों की सघनता बहुत अधिक है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1,19,000 पेड़ों की कटने की बात है, जबकि पारिस्थितिक अनुमानों से छोटे मोटे पौधे मिलाकर 4 लाख तक बताई जाती है। और प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग की दृष्टि से जलाशयों के निर्माण के लिए यह उबड़ खाबड़ जमीन और ऊंचाई चाहिए। इसे समतल मैदान में नहीं बनाया जा सकता। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। सेवा। जंगल हमें ऑक्सीजन देता है, 22.5 लाख टन का कार्बन सोखता है और चीतों के लिए रास्ता देता है। प्रोजेक्ट हमें 1800 मेगावाट की पीक पावर देता है जो लाखों घरों को रोशन कर सकती है और रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट आता है भरपाई। नियमों के अनुसार कंपनी को जंगल काटने के बदले दूसरी जगह वनीकरण करना होगा। इसके लिए जैसलमेर में जमीन चुनी गई है, लेकिन यहाँ एक वैज्ञानिक पेच है। शाहबाद एक नमी वाला घना जंगल है, जैसलमेर एक सूखा रेगिस्तान है। क्या रेगिस्तान में लगाए गए नए पौधे शाहबाद के पुराने जंगल के कार्बन सोखने की क्षमता और जैव विविधता की बराबरी कर सकते हैं? यह एक बड़ा वैज्ञानिक सवाल है जिस पर कोर्ट और एक्सपर्ट्स विचार कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ शाहबाद की नहीं है, यह पूरे भारत की कहानी है। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं। हमें अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा चाहिए। हमें कार्बन उत्सर्जन और उसकी भरपाई का संतुलन बनाने के लिए ऐसी स्टोरेज परियोजनाओं की जरूरत है। लेकिन साथ ही हमें अपने बचे हुए वनों और वन्य जीवों को बचाने के लिए भी उतनी ही सख्त जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब एक वास्तविकता है। फैसला लेना आसान नहीं है। अगर हम प्रोजेक्ट को रोकते हैं तो हम एनर्जी सिक्योरिटी में समझौता करते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो हम एक ऐसे इकोसिस्टम को खो देते हैं जिसे दोबारा बनाना नामुमकिन है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस वीडियो का उद्देश्य आपको कोई फैसला सुनाना नहीं था, बल्कि आपको उस कुर्सी पर बैठाना था जहां नीति निर्माता और जज बैठते हैं। आज आपके पास दोनों पक्षों के तथ्य हैं। अब मैं आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हम ऊर्जा भंडारण के लिए ऐसी जगह नहीं खोज सकते जो घने जंगलों से दूर हो, या फिर भूगोल हमें मजबूर करता है? जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो क्या उसमें स्थानीय इकोलॉजी की कीमत शामिल होनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, एक विकासशील देश के रूप में हम पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन कैसे साधें? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें।